नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंकज कुमार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ गोदान पे एक नया टॉपिक लेके। आज जो हमने टॉपिक चुना है उसका आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे कि गोदान नामकरण, गोदान ही क्यों। यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि आखिर प्रेमचंद ने इस उपन्यास को लिखते वक्त इसका नाम गोदान ही क्यों रखा। पूछा गया है कि आखिर शीर्षक की सार्थकता क्या है, क्या प्रेमचंद के पास कोई और विकल्प नहीं थे, क्या प्रेमचंद इसका नाम कुछ और नहीं रख सकते थे, आखिर गोदान ही क्यों रखा गया, और जो गोदान जो शीर्षक है कितना न्याय करता है इस उपन्यास के साथ, ये हम चर्चा करेंगे। मैं आपको रिपीट कर दूं कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज के टॉपिक में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ हम फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे बल्कि आपको जो मॉडल आंसर लिखने चाहिए एग्जाम्स में उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ। किस मात्रा में कहाँ पे क्या लिखना है, इसका भूमिका में कितना लिखना है और क्या लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर में, और जब इस आंसर को आप समाप्त कर रहे हो, जब आंसर को समाप्त कर रहे हो तो आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। गोदान के शीर्षक की सार्थकता के बारे में हम इस पर आज बहुत डिटेल रूप में चर्चा करेंगे। हमने एक नया प्रयोग किया है आज के इस टॉपिक के साथ कि हम हर एक टॉपिक को के बाद नीचे में आपको पीडीएफ में एक मटेरियल देंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे द्वारा बहुत मेहनत से लिखे गए हैं। मार्केट में जितने भी गोदान पे उपलब्ध पुस्तकें हैं उनका मैंने काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है और आपके लिए एक शानदार नोट्स बनाया है जो आपको इस वीडियो खत्म होने के नीचे लिंक में आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगे, मेरे ही अपने ओन हैंड राइटिंग में। बावजूद इसके अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में विचार उठते हैं या प्रश्न उठते हैं तो आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे। भूमिका में हम क्या लिखेंगे? भूमिका में हम ये लिखेंगे कि आखिर गोदान के शीर्षक की सार्थकता पर जब प्रश्न है तो हम ये चर्चा करेंगे कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, आखिर शीर्षक के क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, शीर्षक कितने तरह के होते हैं, शीर्षक देते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आते हैं, और शीर्षक के क्राइटेरिया क्या है, शीर्षक कितने प्रकार के होते हैं। ये बोर्ड पे आपको मैंने पहले से लिख के रखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, नोट करने का प्रयास न करें, आपको पीडीएफ मटेरियल मिलने वाला है। शीर्षक 4 तरह के होते हैं जैसे मैंने लिखा है, और प्रत्येक का एग्जाम्पल देना बिल्कुल ना भूलें, कतई एग्जाम्पल देना ना भूलें। पहला शीर्षक है घटना प्रधान। आपने प्रेमचंद की पढ़ी होगी वो कहानी, वो पूस की रात, जिसमें हल्कू रात भर खेत की रखवाली करता है अपने कुत्ते के साथ और फसल को चर जाने के बाद भी नीलगायों द्वारा बड़ा ही प्रसन्न और खुश होता है। तो पूस की रात क्या है? एक घटना है। उस पूरी कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना होती है पूस की रात में होती है, इसलिए घटना प्रधान इसे कहा जाएगा शीर्षक। दूसरा आपने पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन, एक नाटक पढ़ा होगा, यूपीएससी में लगा हुआ है, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक बहुत ही शानदार नाटक है। आषाढ़ का एक दिन की जो पूरी कथा वस्तु है, जो पूरी घटना है, इस आषाढ़ के एक दिन में घटित होती है, इसलिए इसका नाम आषाढ़ का दिन रखा गया है, जो घटना प्रधान शीर्षक में आता है। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान में आपने दिव्या पढ़ा होगा, दिव्या यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है। दिव्या एक ऐसा उपन्यास है जो दिव्या के चरित्र के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इसे हम चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। चित्रलेखा भी एक चरित्र उपन्यास प्रधान है, इसका एग्जाम्पल दें। अगला शीर्षक हो सकता है आपका उद्देश्य प्रधान। आपने ये भी पढ़ा होगा, यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है, भारत दुर्दशा। ये एक उद्देश्य प्रधान नाटक है जिसमें ये बताने का प्रयास किया लेखक ने कि आखिर रचना का उद्देश्य क्या है। तो भारत की दुर्दशा पे लिखना ये रचना का उद्देश्य है। अब एक अलग तरह का शीर्षक होता है जिसे हम व्यंजना प्रधान कहते हैं। पहले सबसे पहले आपको समझना है कि व्यंजना प्रधान का मतलब क्या होता है। व्यंजना प्रधान का मतलब ये होता है कि उसका सिर्फ एक अर्थ नहीं निकलता, उसका अनेक अर्थ निकलता है, उसका प्रतीकात्मक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शीर्षक को हम व्यंजना प्रधान कहते हैं। जैसे मैला आंचल। अब मैला आंचल में किसका आंचल मैला है? क्या मेरीगंज का आंचल मैला है, या क्या पूर्णिया का आंचल मैला है, या पूरे भारतीय समाज संस्कृति का मैला आंचल है? किसका मैला आंचल है? ये तो लेखक ने डिसाइड नहीं किया था, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गोदान, अब गोदान किसका गोदान है? तो आइए हम चर्चा करते हैं। ये जो आपका शीर्षक के क्राइटेरिया है वो आपको सबसे पहले भूमिका में लिखने पड़ेंगे कि सबसे अच्छे शीर्षक कितने तरह के होते हैं और शीर्षक में क्या क्या प्रधानता होती है, और कोई भी रचनाकार अपने उपन्यास को या नाटक को या कहानी को लिखते वक्त किन किन मापदंडों को अपने ध्यान में रखता है शीर्षक को चुनने से पहले। ये उसका पहला क्राइटेरिया जो भूमिका के पहले लाइन में लिखेंगे। अब आप दूसरा आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखेंगे आखिर अच्छा शीर्षक कैसा होना चाहिए, आखिर अच्छा शीर्षक कैसा होना चाहिए। वो तो हमने पिछले लाइन में देखा कि शीर्षक कितने तरह के होते हैं, ठीक। तो ये हमारे 4 तरह के शीर्षक होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ ना बनाए तब भी कोई इशू नहीं है, आप ग्राफ बना भी सकते हैं। अभी हमने पहला पैराग्राफ में, पहले आंसर के पहले पैराग्राफ में हमने ये लिख दिया है कि शीर्षक 4 तरह के होते हैं विथ एग्जाम्पल। अब सवाल उठता है कि ठीक है,
शीर्षक तो 4 तरह के होते हैं। अब उस 4 तरह के तरीके में से कोई एक शीर्षक को हमने अपने नाटक का, उपन्यास का या कहानी का शीर्षक चुन लिया। अब वो शीर्षक कैसा होना चाहिए, उस शीर्षक में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, तो ये अगला स्लाइड है हमारा। तो आप अगले पैराग्राफ चेंज करके ये बताएंगे कि शीर्षक, एक अच्छा शीर्षक कैसा होना चाहिए, हमें इस पे लिखना होगा कम से कम 10 पंक्तियाँ। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, देखिए, संक्षिप्त परंतु सारगर्भित। कहानी का शीर्षक, उपन्यास का शीर्षक जितना छोटा होगा, जितना सारगर्भित होगा, आपके पाठक के मन पे उतना ज़्यादा प्रभाव डालेगा। बहुत ही छोटा, संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित होना चाहिए। दूसरा, अच्छे शीर्षक का गुण क्या होना चाहिए, प्रतीकात्मक हो, व्यंजनाधर्मी हो, मतलब शीर्षक एक अर्थ को ही व्यक्त नहीं करता हो, कई तरह के अर्थों को व्यक्त करता हो, कई तरह के शब्दार्थों को लिए हुए हो, जो हर एक पाठक के लिए अलग अलग भी मतलब हो सकता है। तो शीर्षक एक तरफा नहीं हो, एक चीज़ों को व्यक्त नहीं करता हो, इसका ध्यान रखा जाए। तीसरा, रचना के प्रति जिज्ञासा पैदा करें। भाई कोई भी अगर उपन्यास या कहानी या नाटक अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले पाठक क्या देखता है कि इसका नाम क्या है, इसका शीर्षक क्या है। और अगर शीर्षक आकर्षक लगता हो, शीर्षक देखने में सुंदर और आकर्षक लगता हो, तो जिज्ञासा पैदा करता हो, तो पाठक उसको पढ़ने में अधिक मज़ा आता है। अगर शीर्षक ही बोरिंग है तो पाठक उसको क्या पढ़ेगा। तो एक अच्छे शीर्षक के क्राइटेरिया होने चाहिए कि उसको रचना के प्रति जिज्ञासा पैदा करेगा। अच्छा देखें पढ़ के हम क्या है इस रचना में भाई। आखिर गोदान जैसे ही अपने पाठक हाथ में लेता है तो गोदान, तो पाठक जिज्ञासु प्रवृत्ति का पाठक सोचता है कि गोदान किसका गोदान, क्या गाय का गोदान, क्या हमारे धार्मिक पखंडों का गोदान के बारे में लिखा गया है, क्या उन रूढ़ियों का गोदान है जिसको प्रेमचंद इस उपन्यास में जिस पे कठोर प्रहार करते हैं। तब पाठक उस पन्नों को पलटता है और इसका आंसर पाता है। अगला जो क्वालिटी होना चाहिए शीर्षक में, एक अच्छे शीर्षक में, वो है पूरी कथा विन्यास से जुड़ा हुआ। जो शीर्षक हो, ऐसा नहीं है कि शीर्षक का कहानी से कोई मतलब ही नहीं हो, शीर्षक अपने बस शीर्षक के लिए डाल दिया। जैसा आप डाल दिया, जैसे आपने लिख दिया कत्ल की रात, कोई फिल्म बन गई कत्ल की रात, उसमें फिल्म में किसी रात में कोई कत्ल हुई ही नहीं थी, तो ये तो वाहियात शीर्षक हो गया। तो जो शीर्षक है पूरी कथा से जुड़ा हुआ हो, शीर्षक वाहियात नहीं दिखे, शीर्षक जबरदस्ती का थोपा हुआ या आरोपित ना दिखे रचना पे, ये एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है। अगला क्या है कि रचनाकार का उद्देश्य समाहित हो। आपने पढ़ा होगा उपन्यास, नाटक, कहानी के तत्व में, जिसमें एक आखिरी जो छठा जो तत्व होता है वो होता है उद्देश्य। हर रचनाकार अपने रचना के माध्यम से कुछ न कुछ बताना चाहता है, कुछ न कुछ उद्देश्य उसका होता है। तो आखिर शीर्षक में उस उद्देश्य की, शीर्षक में रचनाकार का उद्देश्य कुछ न कुछ दिखना चाहिए, तभी वो शीर्षक सार्थक माना जाएगा। अगला क्राइटेरिया है कि रचना की समाप्ति पर पाठक के मन पर प्रभाव छोड़ता हो। शीर्षक आपका ऐसा हो, नाटक या किसी भी रचना का या उपन्यास का या कहानी का शीर्षक ऐसा हो कि जब पाठक उसे पढ़े, जब वो समाप्त कर रही हो, जब रचना समाप्ति के कगार पे हो, जब रचना जब खत्म कर रहा हो पाठक पढ़कर, तो उसके मन पे गहरा प्रभाव छोड़े, ऐसा प्रभाव जो उसको लगे कि हाँ, उसने जो प्रथम पन्ने पे जो शीर्षक देखा था उसकी परिणति आखिरी पन्ने पे हुई है। हम इसको चर्चा करेंगे गोदान में कैसे हुई है। ये एक अच्छे शीर्षक की क्राइटेरिया है। और एक और क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि मुख्य चरित्र से या अंतर संबंध हो। जो शीर्षक हो मुख्य चरित्र से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो, मुख्य चरित्र इसके इर्द गिर्द घूमता हो, मुख्य चरित्र इस शीर्षक के को प्राप्ति के लिए, इस शीर्षक से जितनी घटनाएं जुड़ी हैं उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हमारा मुख्य कैरेक्टर, तभी ये शीर्षक अच्छा शीर्षक माना जाएगा। तो आप आगे आपने गोदान पढ़ते समय पाया ही होगा कि गोदान की जो गोदान जो शीर्षक है होरी के पूरे इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो अच्छा शीर्षक माना जाएगा। तो अभी जो हमने पिछले जो बताए थे, ये जो पहला स्लाइड बताया था हमने अच्छे शीर्षक के 4 गुण, और उसके बाद बताए थे अच्छे शीर्षक में ये होने चाहिए। अब ये क्राइटेरिया हमने आपको दे दिया एग्जामिनर को। अब आप पहले पन्ने पे आपने ये 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए, यानी कि 1 पन्ना मिनिमम। अगर आप स्टेट पीसेस दे रहे हो तो, अगर यूपीएससी दे रहे हो तो फॉर्मेटिंग में बनाएं इसको, बहुत छोटा में। तो अब हमने अपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि हम ये लिखने वाले हैं भाई, ये 4 तरह के शीर्षक होते हैं और ये अच्छे शीर्षक के गुण हैं। तो अब इन्हीं पैरामीटर पे हमें गोदान के शीर्षक को कसना होगा और ये बताना होगा कि इन पैरामीटर पे गोदान क्या सही शीर्षक साबित होता है। अगर सही साबित होता है तो हम इसको निष्कर्ष में लिखेंगे कि हाँ, ये पैरामीटर जो हमने सेट किए थे अपने आंसर राइटिंग के पहले पन्ने पे, उसके सभी पैरामीटर्स पे गोदान शीर्षक खरा उतरता है। इसलिए उपन्यासकार प्रेमचंद ने जो शीर्षक चुना है बहुत ही सार्थक है, बहुत ही व्यंजनाधर्मी है, बहुत ही बढ़िया है। अब ये कैसे इस शीर्षक को सार्थक बनाता है ये लेखक, अब इस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला है, देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे हम, आप चाहे तो पॉइंट बस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपको समझने के लिए और आपकी सुविधा के लिए हमने ये हमने पॉइंट बना रखा है ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो और आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ सकें। तो पहला शीर्षक क्या है कि शीर्षक, आखिर हमने पूछा कि शीर्षक गोदान ही क्यों,
ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, ये आपके लिए मैंने बनाया है कि आप अपने आप से पूछें कि शीर्षक गोदान ही क्यों। अब इस पर हम बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि रचना के केंद्र में गाय है। जो पूरी जो उपन्यास का ताना बाना है एक गाय के आसपास बुना गया है। एक पूरी उपन्यास एक गाय पे केंद्रित है। रचना के हर मतलब की जगह पे, हर जगह पे गाय कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित है। कैसे? तो रचना में गाय जो है साधारण किसान के आर्थिक और सामाजिक विषय वस्तु के रूप में उपस्थित होती है। और कथा के प्रारंभ में लेखक ये कह देता है, आप याद कीजिए गोदान का वो पहला पन्ना, जब होरी राय साहब से मिलने के लिए जा रहा होता है, उधर से भोला अपनी गायों को लेकर आ रहा होता है, तब लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कथा के आरंभ में कि हर सरल गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा, चिर संचित अभिलाषा उसके जो मन में थी वो चली आ रही थी। और वो येन केन प्राकेन, जो कि उसके पास पैसे नहीं है, होरी को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो किसी भी तरीके से भोला की जो गाय है वो एक ले लेना चाहता है। देखिए क्या कहता है, कथा के प्रारंभ में ही उसके मन में इच्छा है। और कथा का अंत कैसे होता है? कथा का अंत गाय की लालसा मन में ही रह गई। होरी क्या कहता है मरते समय धनिया से कि धनिया अब कहा सुना माफ़ करना, अब जाता हूँ, गाय की जो लालसा थी मन में ही रह गई। तो पहला तो सबसे पहले इसने पूरे कथा वस्तु को एक गाय ने बांध दिया। गाय से ही कथा का प्रारंभ होता है, गाय से ही कथा का अंत होता है। यानी कि पूरे घटना के केंद्र में, पूरे रचना के केंद्र में जो गाय है उपस्थित है। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट पे देखेंगे कि दूसरा पॉइंट में क्या है कि मुख्य चरित्र के साथ साथ मुख्य चरित्र के साथ जो है गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है। जो गाय है, जो आप गोदान अपने पढ़ा होगा तो अपने पाया होगा कि होरी के जो जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली अगर मुझसे पूछें तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से ये गाय से, जिसका नाम सुंदरिया था, उससे सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। सीधे सीधे, कहीं कोई लाग लपेट इसमें नहीं है, इसमें किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उपन्यास के मुख्य चरित्र में उपन्यास के मुख्य चरित्र से गाय का एकदम गहरा जुड़ाव है। मुख्य चरित्र कौन है? होरी। तो होरी से जो गाय का गहरा जुड़ाव है। कथा के प्रारंभ में ही होरी क्या कहता है कि भोला अगर वह आगे वाली गाय दे दे उसे तो क्या कहना है। मतलब कथा के प्रारंभ में ही होरी की जो चिर संचित अभिलाषा थी वो सतह पे आ जाती है जब वह भोला को गायों को ले जाते हुए देखता है। और होरी इस बात से अनजान है कि जिस गाय की अभिलाषा वो कर रहा है, जिस गाय को खरीद लेने की इच्छा उसके मन में वर्षों से चली आ रही है, एक दिन वही गाय उसके त्रासदी का मेन कारण बनेगी। तो यानी कि यहाँ पर भी जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो शीर्षक हो वो मुख्य चरित्र से पूरी गहरे तरह से जुड़ा हुआ हो, तो ये सार्थक साबित होता है। आप इस क्राइटेरिया पे अगर कसेंगे इस गोदान के शीर्षक को तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सही शीर्षक चुना गया है, क्योंकि मुख्य चरित्र के साथ पूरी तरीके से ये जुड़ा हुआ हो। अब अगला है कि गाय की इच्छा ही नहीं, महत्वाकांक्षा का विषय वस्तु बन गई है। मतलब यहाँ पे बड़ा, इस पॉइंट को मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। देखिए, प्रेमचंद लिखते हैं कि गोदान का सामान्य किसान जो है, गोदान का सामान्य किसान भी, सिर्फ होरी ही नहीं, हर किसान के मन में इच्छा होती है गाय रखने की। होरी के मन में भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन होरी की जो गाय की इच्छा है कब महत्वाकांक्षा बदल जाती है ये होरी को पता नहीं चलता है। अब कैसे? अब पहले आपको इच्छा महत्वाकांक्षा में समझिए। गोदान में अपने किसान को देखा होगा, कैसा किसान है वो, किस लिए सूद पे ऋण लेता है? क्या बेटी के ब्याह करने के लिए लेता है, लगान अदा करने के लिए लेता है, और छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेता है। मतलब वो अगर गोदान का किसान अगर जिंदा रह ले रूखी रोटी सोटी खा के, तो ये उसके जीवन की उपलब्धि है। लेकिन होरी तो बड़ा हिम्मती है भाई, इसकी हिम्मत तो देखिए। वो साधारण गाय की नहीं बल्कि पछाई गाय की इच्छा रखता है। मतलब देखिए कैसे एक गाय एक साधारण किसान के लिए महत्वाकांक्षा का विषय वस्तु बन जाता है। बड़ा लेखक बड़ा दम मार्मिक इस पर व्यंग्य करता है। होरी कहता है कि वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सर दूध होंगे और एक गोई कम से 200 से कम की गोई ना होगी। अब देखिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि होरी जो 4 बीघे के किसान है वो एक गाय नहीं खरीद पाता है, और गाय खरीदने की इच्छा जो है उसकी महत्वाकांक्षा में बदल जाती है, और यही महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण बन जाती है। तो जो गाय है यहाँ भी शीर्षक से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि गाय की इच्छा जब महत्वाकांक्षा बदलती है तो वो झूठ बोलता है, परपंच करता है, उधार पे गाय लेता है, और यही गाय के बाद में हीरा द्वारा जहर देकर हत्या कर दी जाती है, और बाद में जो होरी है किसान से मजदूर बन के मरने को अभिशप्त हो जाता है। तो यहाँ भी जो शीर्षक है, जो गाय या जो गोदान का शीर्षक है, वो कहीं न कहीं रूप से इस उपन्यास के शीर्षक को सार्थक साबित करता है कि बिल्कुल सही है, गाय यहाँ भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है शीर्षक के साथ। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गाय
ज़रूरत का नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा के केंद्र में है। अब ये भी बड़ा अजीब दास्तान है, ये भी एक लेखक का व्यंग ही माना जाए। इसको व्यंग के रूप में आप लोग समझें, मैं इसको बड़ा दम गंभीरता के साथ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप इसके व्यंग के रूप में समझें और व्यंग के रूप में ही एग्ज़ाम में लिखें कि भाई शुरू में तो ऐसा लगता है कि होरी की जो इच्छा है गाय खरीदने की, वो तो बस उसकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए वो इच्छा रखता है। होरी कहता भी है कि शेर भर जो दूध है वो तो गोबर को ही चाहिए, रुपया भी दूध के लिए तरस जाती है। तो पाठक को ऐसा लगता है कि हाँ, होरी के बच्चे हैं, दूध के अभाव में जी रहे हैं और होरी चाहता है कि उसके बच्चे भी दूध पिएँ, उसके बच्चे स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें। तो होरी की एक इच्छा है। अन्य किसानों की भी इच्छा होती है कि भाई उसके पास एक गाय हो उसके बच्चों के उचित भरण पोषण के लिए। तो पाठक को कुछ अचरज नहीं होता है, ठीक है भाई इसको भी गाय लेना है, लेकिन होरी तो होरी है भाई। इसलिए पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि उसकी इच्छा नहीं महत्वाकांक्षा बदल जाती है, और यहाँ तो होरी पलटी मार जाता है। होरी जो पहले पन्ने पे ये कह रहा होता है कि भाई शेर भर दूध तो गोबर को ही चाहिए, वो होरी अगले पन्ने पे पलटी मार जाता है और होरी उसको सामाजिक प्रतिष्ठा से गाय को जोड़ देता है और ये कहता है कि गऊ से ही तो द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। देखिए होरी कितना चालाक हो गया है। होरी जैसे ही, अब होरी को जब देखता है कि गाय उसको मिल सकती है, जैसे ही होरी ये को यह एहसास होता है कि अब गाय उसके पहुंच से बहुत दूर नहीं है, तो कल का होरी जो अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए गाय खरीदने की इच्छा रख रहा था, आज वह पलटी मार जाता है और अब उसे गाय अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए नहीं चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चाहिए। वो चाहता है कि जो गाय है उसके दरवाजे पे बंधी रहे और लोग पूछें कि अरे किसका घर है, तो होरी महतो का घर है, और लोग बड़ा उसको एकदम इज्जत प्रतिष्ठा के भाव से देखें। देखिए कितना करुण व्यंग है कि एक लेखक बताना चाह रहा है कि भाई एक 4 बीघे का किसान को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसे गाय खरीदने की आवश्यकता है। एक ऐसा किसान जो लगान लेने के लिए भी, लगान चुकता करने के लिए ऋण ले रहा है, वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मर्याद, झूठी मर्याद को बचाने के लिए अब उसको गाय चाहिए होता है। ये वही गाय है जो बाद में उसकी बर्बादी के कारण बनेगी। तो आप पाएंगे कि ये जो भी कारण है वो शीर्षक को सार्थक कर रहा है। ठीक, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि गाय, अब हमने देखा कि गाय क्या सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, क्या गाय एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गाय खरीदना चाह रहा है। अगर ऐसा होता तब तो होरी को क्षमा किया जा सकता था भाई, लेकिन होरी बहुत ऊपर की चीज़ निकला। होरी को सिर्फ गाय सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं चाहिए, होरी को गाय सिर्फ अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं चाहिए, होरी को गाय चाहिए अपना परलोक सुधारने के लिए। आपने पढ़ा होगा जब होरी कहता है, जब होरी दाता दिन के पैसे लेकर, उसके पास उधार पैसे, उसके पास होरी के पास बच्चे होते हैं, तो होरी कहता है कि ब्राह्मण के पैसे हैं, हड्डी तोड़ कर निकलेगी। तो आप याद कीजिए 1.25 सेर गेहूँ, 1.25 सेर गेहूँ जो आपने पढ़ा होगा, 1.25 सेर गेहूँ, इसमें जो शंकर नाम का कैरेक्टर है, ये 1.25 सेर गेहूँ के लिए जिंदगी भर गुलामी करता है ताकि उसका परलोक न बिगड़ जाए, क्योंकि उसको पंडित जी ने श्राप दिया था कि अगर तुमने मुझे 1.25 सेर गेहूँ वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम नरक भोगोगे। होरी भी ऐसे धर्म वीरता का शिकार है। होरी को यह डर है कि अगर बनिए के पैसे होते, ठाकुर के पैसे होते तो पचा भी लेता, अगर ब्राह्मण के पैसे पचाएगा तो हड्डी तोड़कर बाहर निकलेगी। तो होरी को गाय इसलिए नहीं चाहिए कि उससे उसको बच्चे को दूध पिलाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा उससे बढ़ेगी। होरी को तो गाय इसलिए भी चाहिए कि अगर उसके पास, होरी के पास अगर गाय रहेगा तो गाय की सेवा करेगा तो उसे वैकुंठ मिल जाएगा, उसका परलोक सुधर जाएगा, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। पूर्व संचित कर्मों पे, पूर्व जन्म पे वो विश्वास करता है। होरी ये मानता है कि उसने पूर्व जन्मों में कोई कर्म संचित नहीं किए थे, तो इस जन्म में संपत्ति उसको नहीं मिली है। तो होरी ये चाहता है कि एक गाय को रखे, कि वो गाय को इतनी सेवा करे कि उसका अगला जन्म तो कम से कम सफल हो जाए, इस जन्म में तो उसको मरना ही मरना है। तो ये होरी क्या करता है, अब याद कीजिए वो घटना जब होरी जा रहा होता राय साहब से मिलने के लिए, और भोला जो है अपनी गायों को लेकर आ रहा होता है, तो होरी भोला से कहता है कि धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊओं की इतनी सेवा करते हो। मतलब होरी के मन में गऊ की सेवा की बहुत तीव्र लालसा है, और ये सेवा की तीव्र लालसा आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई है, ये सीधे सीधे उसको परलोक से जुड़ी हुई घटना मानता है। भोला भी कहता है, भोला का जवाब देखिए कितना बढ़िया है। भोला कहता है रुपया ही सब कुछ नहीं है, कुछ अपना धर्म भी तो है। भोला जो एक गाय पालक है, गौ पालक समाज से बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, तो भोला के भी जो गाय के प्रति श्रद्धा है, भोला का भी जो गाय के प्रति जो भावना है, वो ये कहना है कि गाय, रुपया ही सब कुछ नहीं है। भोला जो कि राय साहब को अपने गाय देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो राय साहब गाय की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन वो होरी को देने के लिए तैयार हो जाता है, फ्री में, उधार में, क्योंकि होरी गाय की सेवा अच्छी से करेगा। ये भोला को एहसास है,
तो भोला होरी को कहता है कि रुपया ही सब कुछ नहीं है, कुछ अपना धर्म भी तो है। तो यहाँ भी जो आपका शीर्षक है, शीर्षक के केंद्र में, रचना के केंद्र में गाय पुनः उपस्थित हो जाता है और ये शीर्षक को सार्थक साबित कर देता है। अब हम अगले पन्ने पे देखेंगे, अगला पॉइंट्स क्या लिखेंगे। अगला पॉइंट्स हमारा है कि गाय पूरे कथा सूत्र में उपस्थित है। अगर गोदान आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो गाय है पूरे कथा सूत्र में उपस्थित है। अब ये हम आपको पीडीएफ में नीचे देंगे कहाँ कहाँ उपस्थित है, आपको हम याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि आप अगर गोदान पढ़े हैं तब भी और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। आप पाएंगे कि गोदान की जो पूरी घटना है वो कहीं न कहीं गाय से ही जुड़ी हुई है। अब फिर से मैं याद दिलाता हूँ, भोला से होरी गाय खरीदता है, उसी गाय को लाने के क्रम में झुनिया और गोबर का जो प्रेम है परवान चढ़ता है। झुनिया गर्भवती झुनिया को जो गोबर है वो अपने घर में छोड़कर भाग जाता है, उसका डांड चुकाना पड़ता है, पंचायत को दंड देना पड़ता है और अपना घर गिरवी रखना पड़ता है होरी को। इसी गाय को सुंदरिया को जो कि जहर देकर हीरा घर से भाग जाता है, फिर हीरा के घर का अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है होरी को जो अपने पैसे उधार लेकर इंस्पेक्टर को, दरोगा को देना पड़ता है। वो तो अलग बात है कि धनिया के प्रचंड विकराल रूप को देखकर उसके पैसे बच जाते हैं। और इसी गाय के चक्कर में जो होरी है 4 बीघे के किसान, वो अंत में मजदूर बनकर मरने का अभिशप्त होता है। तो पूरे जो गाय है, जो गाय यहाँ भी जो गाय है वो पूरे कथा सूत्र में उपस्थित है। तो अगर उपन्यासकार ने इसका नाम गोदान रखा है तो बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि इस पूरे कथा सूत्र को एकमात्र चीज़ जो बांध के रखती है वो गाय है। तो इस तर्क पे भी आप ये कह सकते हैं कि कथा सूत्र को बांधने वाली जो गाय है और अंत में जो गाय का गोदान कराया जाएगा होरी के हाथों, जो हो नहीं पाएगा, वो शीर्षक को फिर से सार्थक करता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है कि शीर्षक कैसा होना चाहिए। तुमने कब शुरू में स्लाइड बताया था कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, बिंबधर्मी होना चाहिए। शीर्षक होना चाहिए ऐसा शीर्षक हो जिसको पढ़ के एक से अनेक अर्थ निकले। शीर्षक संक्षिप्त हो और व्यंजनापूर्ण हो। इसका मतलब क्या है, प्रतीकात्मक हो, सिर्फ एक अर्थ व्यक्त ना करे। तो हमने शीर्षक रखा है गोदान। अब ये गोदान को क्या है, अब हम इस पे आप जब पैराग्राफ चेंज करके ये पॉइंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि गोदान किसका है। क्या ये मात्र गाय का गोदान है? तो क्या प्रेमचंद आपको अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण में, जब प्रेमचंद एक ऐसा उपन्यास लिख रहे हैं जो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होने वाला है, तो क्या प्रेमचंद को इतना बेवकूफ़ मानते हैं कि प्रेमचंद सिर्फ एक महज एक गाय को दान करने वाली घटना पे इतनी बड़ी रचना का नामकरण कर देंगे? नहीं। तो प्रेमचंद जो गोदान जो है वो सिर्फ गाय का दान नहीं है। आप ये लिखें कि गोदान सिर्फ गाय का दान नहीं है। गोदान किसका दान है? गोदान दाम है पूंजीवादी, महाजनी, सामंती, धार्मिक शोषण का। लेखक चाहते हैं कि इनका भी गोदान हो। जिस पूंजीवादी, महाजनी, सामंती और धार्मिक शोषण के चक्कर में पिस कर तिल कर होरी मरने के लिए बाध्य हुआ है, आज उसका भी गोदान करा ही दिया जाए, सिर्फ गाय का गोदान ना कराया जाए। तो ये जो गोदान है, ये शीर्षक है, इस क्राइटेरिया को पूरा करता है कि शीर्षक संक्षिप्त तो है, सारगर्भित है और बहुत ही व्यंजनापूर्ण है। मतलब एक से अधिक अर्थों को यह व्यंजित कर रहा है गोदान। तो इस क्राइटेरिया पे भी आप पाएंगे कि शीर्षक है जो गोदान का जो शीर्षक है इस नाटक को पूरी तरह से परिभाषित करता है और एकदम जस्टिफाई करता है। शीर्षक होने का अधिकारी है ये। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट है कि गोदान जो शीर्षक है, ये जो गोदान का जो शीर्षक जो नाम रखा है हमने गोदान, सिर्फ गोदान एक त्रासदी नहीं है, ये गोदान दोहरी त्रासदी का प्रतिरूप है। गोदान जो शीर्षक है ये बताता है कि जो गाय का जो दान करने की जो त्रासदी है, सिर्फ वही मात्र त्रासदी नहीं उठकर आती है पूरे उपन्यास में। यह त्रासदी दोहरी स्तर पे। पहला त्रासदी क्या है, ये कि गाय ना खरीद पाने की त्रासदी है। अब सोच लीजिए आप कि 4 बीघे का किसान भी एक गाय नहीं खरीद पा रहा है। होरी जैसे अन्य किसान भी नहीं खरीद पा रहे हैं गाय। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। किसान से मजदूर बन जाने की त्रासदी है। ये जो गोदान है सिर्फ गाय ना खरीद पाने की त्रासदी तो है ही, और गाय खरीद पाने के लिए, जो गाय खरीदने के क्रम में जो होरी जो हमारा जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर, जो अंतहीन संघर्ष करता है और उस संघर्ष में जब पराजय उसकी होती है, किसान से मजदूर बनकर मरने का अभिशप्त होता है, तो ये उसकी भी त्रासदी है कि 4 बीघे का किसान एक मजदूर बन के मरने को मजबूर हो जाता है। तो ये उसकी त्रासदी है गोदान। ये पहले स्तर पे पहली त्रासदी है। लेकिन दूसरे स्तर पे क्या त्रासदी है? दूसरे स्तर पर त्रासदी है कि धर्म तथा मर्यादा की रक्षा हेतु
जो अब देखिए कितना विडंबना है कि जो किसान जो होरी अपने जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद एक गाय नहीं खरीद पाता है और मजदूर से किसान से मजदूर बनकर मरने के लिए मजबूर हो जाता है, आज उसकी मुक्ति भी नहीं होने वाली है। उसकी मुक्ति तभी संभव है जब वो गोदान कराएगा। क्यों? क्योंकि धर्म और मर्यादा में लिखा हुआ है कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए, इसको परलोक की सुरक्षा के लिए, होरी मरने के बाद स्वर्ग में जाए, इसके लिए अब होरी को गोदान कराना पड़ेगा। तो ये दोहरी त्रासदी है, गोदान की त्रासदी। तो आप इस शीर्षक को बहुत ही बढ़िया से लिखेंगे, एकदम सोच समझ के लिखेंगे और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शब्दों का संयोजन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से आपके शीर्षक, अब जो आपका आंसर है वो चरम स्थिति की ओर जा रहा है। अब आपका आंसर है जो आखिरी पन्ने पे जा रहा है। तो अब आपकी जो भाषा का प्रभाव बहुत तीव्र होना चाहिए, ऐसा तीव्र होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला जो एग्जामिनर उसको लगे कि हाँ पता नहीं, अरे आपने क्या लिख दिया। तो ये गोदान की दोहरी त्रासदी है। अब अगला शीर्षक हम देखते हैं। अगला शीर्षक है उपन्यास की समाप्ति गोदान पर। अगर मुझसे पूछें तो सबसे अधिक इसी पे लिखना है, सबसे अधिक इसी पे लिखना है। उपन्यास की समाप्ति गोदान पे। उपन्यास का शुरुआत तो गोदान से हुआ ही था, गाय की इच्छा से हुआ था, और उपन्यास का अंत भी गोदान पे होता है। तो गोदान, जो गाय यहाँ भी उपस्थित है, उपन्यास का जो त्रासद अंत है वो यहीं पे खत्म होता है। सबसे अधिक इसी पे लिखना है। और क्या क्या लिखना है? देखिए, उपन्यास का त्रासद अंत भी गोदान की मांग पर होती है। जीवन भर एक आदत गाय की महत्वाकांक्षा को पूरी करने में संघर्षरत होरी किसान से मजदूर बन गया है। 4 बीघे का किसान जो खेती में मर्जात समझता है और कंकड़ के झोंबे उठाने के लिए अभिशप्त है। खदान में खुदाई हो रहा है, वह कंकड़ के झोंबे उठा रहा है। होरी को लू लग गया है, होरी को पेड़ के नीचे लिटाया गया है, धनिया पहुंच गई है। होरी और धनिया दोनों जानती है कि अब आखिरी विदाई का वक्त आ गया है। धनिया, लेखक लिखता है कि धनिया ने मौत को कई रूपों को देखा था, अचानक आते हुए देखा था, दबे पांव आते हुए देखा था। होरी के दोनों आँख से जो कि आंसू बह रहे हैं, ये उसको बताते हैं कि जो मोह का बंधन अभी टूटा नहीं है। और ये कौन सा मोह का बंधन? होरी जब आंखें बंद करता है तो उसके तरह तरह के सपने देखने लगते हैं। कभी मंगल उसका पोता उसके सामने आ जाता है, कभी गोबर आता है, गोबर बेटा तुम आ गए। और अभी हिम्मत तो देखिए होरी की, अभी भी जब होरी मर रहा है तो मरने के पहले भी होरी के स्वप्न में गाय आ रही है। और इस बार तो होरी ने हद ही कर दिया भाई। इस बार होरी के सपने में कुछ सिंपल गाय नहीं आ रही है भाई, इस बार होरी के सपने में कामधेनु आ रही है। ये आदमी जो आज एक किसान से मजदूर होकर मर रहा है, एक गाय की इच्छा को पूरी ना कर पाने के कसक के साथ, मरने के वक्त भी होरी की इच्छा जो है वो एक कामधेनु गाय की। अब इसकी इच्छा महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, अब उसको पछाई गई नहीं चाहिए, अब इसको कामधेनु गाय चाहिए। तो होरी के जो आंखों के दोनों कोर से जो बहते हुए आंसू है, ये बताते हैं कि उसके मुंह का बंधन अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। अब लेखक कहता है कि धनिया और होरी दोनों को पता चल चुका है कि अभी होरी मरने वाला है। तो उपन्यास की अंतिम पंक्तियां पाठक के हृदय को कचोट के रख देती है। जब वो कहता है, लेखक कहते हैं कि आग दहकने लगी थी, धुआं शांत हो गया था, मरता हुआ होरी अभी भी गाय की महत्वाकांक्षा पूरी न कर पाने का दुख व्यक्त करता है धनिया से, और कहता है, क्या कहता है कि मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब जो पैसे बचे तो मेरे क्रियाक्रम में ही खर्च होंगे। स्थिति और त्रासद रूप स्थिति है जो कि और त्रासद रूप अख्तियार कर लेती है जब हीरा कहता है धनिया से कि भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, भैया आप चले। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इस पॉइंट को नोट किया और कितने शिक्षकों ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कितने शिक्षकों ने इस पॉइंट को नोट किया कि आखिर एक मरते हुए होरी को गोदान कराने के लिए हीरा ही क्यों आता है, हीरा ही क्यों बोलता है। ये शोभा भी कर सकता था, कोई और भी कर सकता था, ये हीरा ही क्यों कहता है कि भाभी दिल कड़ा करा दो, दान करा दो, दादा चले। ये वही हीरा है जिसने सुंदरिया को जहर दिया था, ये वही हीरा है जिसने होरी के उस उधार में लाई हुई गाय को जहर देकर मार कर वो भाग गया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज होरी मर रहा है। अब मजाल तो देखिए, वही हीरा आज उसकी गोदान कराने की बात कर रहा है। तब स्थिति कितना त्रासद रूप अख्तियार कर लेता है, जब कल्पना कीजिए। विडंबना तो यह है कि होरी का शोषण करने वाला दाता दिन को एक कराना है। अब आगे देखिए, ठीक है, अब हमको गोदान कराना है, लेकिन किसको, हम किसको गोदान कराएंगे? दाता दीन को। कौन से दाता दीन? देखिए, वही दाता दीन जो सबसे बड़े शोषक हैं, होरी के, जो होरी के सबसे बड़े शोषक हैं, जो मात्र बीज उपलब्ध करा देने के लिए होरी का आधा जो फसल है अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब होरी को उन्हीं दाता दीन को गोदान कराना है, तभी इनको मुक्ति मिलेगी भाई।
जो व्यक्ति पूरे उपन्यास में होरी का अंतहीन शोषण करते हैं, आज होरी की मुक्ति भी उन्हीं के हाथों से लिखी है। क्या कमाल की बात लेखक ने लिखा है। अब देखिए धनिया क्या कहती है। धनिया आपने पढ़ा होगा कि 20 आने पैसे सुतली काट के उसको मिली थी। धनिया यंत्र की बात ही उठती है। लेखक कहता है कि धनिया यंत्र की बात ही उठती है। 20 आने पैसे होरी के ठंडे हाथों में रखते हुए दाता दिन के हाथ में से पकड़ाती है और बोलती है कि महाराज घर में न गाय है न बछिया, यही पैसे हैं, यानी कि 20 आने, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खा के गिर पड़ती है। उपन्यास यहाँ खत्म हो जाता है। लेखक ये नहीं बताता है कि दाता दिन ने पैसे लिए कि नहीं लिए, लेकिन लेखक ये अभी नहीं बताता है कि दाता दिन ने पैसे नहीं लिए। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि दाता दिन ने पैसे लिए। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि भाई सबसे पहला पॉइंट लेखक क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट किसको, गोदान किसको कराना है, दाता दिन को, जो सबसे बड़े शोषक हैं, धर्म के पाखंड स्वरूप, धर्म के आडंबर और धर्म को पाखंड बनाने वाले ऐसे व्यक्ति जो होरी का शोषण करने का सबसे बड़ा कारण है उस गांव में, आज उसी व्यक्ति के हाथों में होरी का गोदान होना है, तभी होरी को मुक्ति मिलने वाली है। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब दाता दिन को हाथ में धनिया 20 पैसे पकड़ाती है तो दाता दिन इनकार कर सकते थे, लेकिन दाता दिन इनकार नहीं करते हैं और वो उस बात को साबित कर देते हैं कि ये जन्म में भी लेते हैं और मरने में भी लेते हैं। तो ये इनके हाथों से क्या गोदान कराएंगे, क्या इनके हाथों से आखिर किसी और को क्यों नहीं बुलाया लेखक ने, आखिर इन्हीं के हाथों क्यों गोदान कराना चाह रहे थे लेखक। ये बताना चाह रहे थे कि ये इस विडंबना को, इस धार्मिक विडंबना को बताना चाह रहा है लेखक, और वो बताना चाह रहे हैं उसको जो हिंदुत्व पे जो लिखा है। विवेकानंद ने कहा है कि जो धर्म पाखंड पे चल, रूढ़ियों और पाखंड पे चलता है वो दुकानदारी का धर्म होता है। ऐसे धर्म में ईश्वर साध्य नहीं साधन बन जाते हैं। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए जो ईश्वर है क्या है, इनके लिए ईश्वर साध्य हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो 20 आने पैसे लेने से भी हिचकते नहीं हैं और मरते हुए होरी के ठंडे हाथों से 20 आने पैसे भी ले लेते हैं और इस गोदान जैसी वाहियात और घटिया परंपरा को वो जारी रखने में सहयोग करते हैं। ये आपका सबसे ओजस्वी जो एक पन्ना होना चाहिए, इसी पॉइंट पर होना चाहिए। अब आपको समअप करना है। अब इस पूरे शीर्षक आपने जो पूरा आंसर लिखा है उसको आपको निष्कर्ष पे ले जाना है। तो आखिरी निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे, जो आप नहीं लिखेंगे, लेखक के बिहाफ पे लिखेंगे। लिख तो आप ही रहे हैं लेकिन लेखक के नाम पे लिखेंगे और वो ये लिखेंगे आखिरी पॉइंट अपना कि भाई रचनाकार के मूल उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। ये जो शीर्षक है वो रचनाकार के मूल उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। आप ज़्यादा नहीं, 10 लाइन लिख दें तो बहुत ज़्यादा, 6-7 पंक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा होगा। निष्कर्ष बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप मेन कंटेंट को लिख चुके हैं। तो अब आपको जाना है इसमें कीवर्ड क्या है, मूल उद्देश्य। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि रचनाकार का मूल्य उद्देश्य क्या था। गोदान लिखने के पहले रचनाकार का मूल्य उद्देश्य क्या था, रचनाकार गोदान शीर्षक के मार्फत से क्या बताना चाहता है पाठकों को, क्या संदेश देना चाहता है उस समय के समाज को और आज के समाज को। तो लेखक बताना चाहता है कि ये जो गोदान जो है, ये धार्मिक जो विधान बना रखा है आपने, जो धार्मिक विधान जो आपने बना रखा है गोदान, ये कुछ नहीं है सिवाय पाखंड के, सिर्फ और सिर्फ महज एक पाखंड है। गोदान कैसा है, अतार्किक है, अधार्मिक है, अमानवीय है और असंवेदनशील है। होरी की मृत्यु सुंदरिया की जैसा स्लो पॉइजनिंग का केस है। ये एक बड़ा बढ़िया एक आलोचक ने कहा है, मैंने नहीं लिखा है ये, कि होरी की जो मृत्यु है सुंदरिया की माफिक स्लो पॉइजनिंग का केस है। जिस तरीके से हीरा होरी को पॉइजन देकर, जहर देकर मार देता, भाग जाता है, सुंदरिया धीरे धीरे मर जाती है। होरी भी तो वही है, सुंदरिया की तरह ही धीरे धीरे मरता है। लोग समझते हैं कि होरी मरा है, लेकिन अगर गोदान को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि होरी की हत्या हुई है। होरी मरा नहीं है, होरी की हत्या की गई है। होरी की हत्या किया है सामंती शोषण ने, होरी की हत्या किया धार्मिक शोषण ने, होरी की हत्या किया महाजनी सभ्यता ने, होरी की हत्या की है उस सामाजिक व्यवस्था ने जिसमें किसान मजदूर बन के मरने के लिए मजबूर हो उठता है और बिना कोई संघर्ष किए हुए भी, बिना कोई आवाज़ उठाए, बिना कोई मतलब कि व्यवस्था या समाज के जो रूढ़ियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाए बगैर उसको स्वीकार कर लेता है और एक दिन अपने मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। होरी उसी तरह से मरता है। तो होरी की तो हत्या हुई है, होरी तो आत्महत्या, होरी तो मरा ही नहीं है, इनफैक्ट होरी की हत्या हुई है। किन के हाथ हुई है अभी हमने बताया। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अभी आपको इसका जो PDF है नीचे में अवेलेबल रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर लें। इस PDF के अतिरिक्त मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई भी अन्य मटेरियल इस टॉपिक पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने स्टेट PCS या UPSC में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, गोदान के शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इसका PDF डाउनलोड करने के बाद भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए हम फिर मिलते हैं गोदान के एक नए सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।